नमस्कार। रोज की तरह बिहार की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। आज आपको बताऊंगा कि एआईसीसी की मीटिंग उधर चल रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पप्पू यादव गुजरात बुलाए गए हैं, लेकिन आरजेडी को इससे कितना फर्क पड़ता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आरजेडी आखिरकार सोच क्या रही है, तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं और तेजस्वी यादव कौन कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं और साथ ही जिस पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं उसके बारे में वो राय क्या रखते हैं, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या कांग्रेस जिस तरीके से एग्रेसिव पोस्चर बनाई हुई है, आरजेडी को कोई फर्क पड़ता है? यकीन मानिए नहीं। आरजेडी को लगता है कि ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रदेश के नेता कंफ्यूज कर रहे हैं। आरजेडी ये मानती है कि कन्हैया के पद यात्रा से कोई गांव में पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई शहर में इसका असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, मीडियाबाजी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि मीडिया में बहुत पॉपुलर है कन्हैया, और इसलिए एक मीडिया में वो वर्ग है जो कन्हैया को पसंद करता है, लेकिन वोट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आरजेडी मानती है। तो फिर आप पूछेंगे कि आरजेडी कितनी सीटें देगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है 70 से कम पे नहीं मानेंगे। यकीन मानिए, आरजेडी तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के लोग कहते हैं 45 ऐसे देने का सोच रही है। बहुत ज्यादा राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहेंगे तो 55 हो जाएंगे। मतलब 50, 55, 50 के भीतर यही दायरा, इससे ज्यादा आरजेडी सोच भी नहीं रही है। लेकिन आरजेडी और क्या सोच रही है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आरजेडी मुकेश साहनी को भी लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। आरजेडी के भीतर यह मैसेज है कि मुकेश साहनी हर दल से कांटेक्ट में, और मुकेश साहनी को जो बेहतर डील देगा मुकेश साहनी उधर चले जाएंगे। इसलिए मुकेश साहनी 60 मांगे, 80 मांगे, अभी हम उनसे कोई बात ही नहीं कर रहे, और डिप्टी सीएम का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए उनके वो बार्गेन कर रहे हैं, हम उसमें फंसेंगे नहीं। और ये हालत सिर्फ मेरी ही नहीं है, एनडीए की भी है। एनडीए भी उनको बहुत ज्यादा घास नहीं डाल रहा, ये आरजेडी के कुछ नेताओं का कहना है। अब आप पूछेंगे कि आरजेडी के दिमाग में और क्या चल रहा है। आपको बता दें, आरजेडी बहुत सीरियस है लेफ्ट को लेकर के, सीपीआईएमएल को लेकर के। आरजेडी उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके में बहुत सीरियस है बीएसपी को लेकर के, क्योंकि उन इलाकों में जो यूपी और बिहार का बॉर्डरिंग इलाका है, वहां पर आरजेडी चाहती है कि बीएसपी के साथ समझौता हो। आरजेडी चाहती है कि झारखंड से लगे इलाके में जेएमएम के साथ समझौता हो, और आरजेडी ये भी चाहती है कि पारस गुट के साथ भी समझौता हो। लेकिन आरजेडी इस बात को लेकर के माइंड मेकअप की हुई है कि अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉस्चरिंग करेगी और इस तरीके से पेश आएगी तो हमारा प्लान भी रेडी है, हम कांग्रेस के आगे झुकेंगे नहीं। कांग्रेस के पास ऐसा कोई वोट बैंक है नहीं, कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी लेफ्ट है, लेकिन हमें पैन इंडिया पॉलिटिक्स करना है, राष्ट्रीय फलक पर अपनी मौजूदगी रखने के लिए कांग्रेस के साथ जाना है। वैसे बिहार में कांग्रेस से हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। तो क्या कुछ सोच रही है आरजेडी और कांग्रेस क्या सोच रही है, वीआईपी को लेकर के ऐसा क्यों सोच रही है, ये तमाम बातों को हम डिटेल में बताएंगे, और कितनी सीटें आरजेडी इनको आवंटित करेगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस कह रही है मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार नहीं हुआ है, और तेजस्वी कह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, आप वोट दीजिए, सीएम मैं बनूंगा, आपको जमीन दे दूंगा। भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं उनको सुनिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। और आने वाले अभी जो चुनाव है 2025 में जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है, तभी इससे निजात पाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विपक्ष आवाज उठा रही है तो विपक्ष की आवाज को कोई सुनता क्यों नहीं? अरे सुनता नहीं है, आप मोदी मीडिया केवल सरकार का प्रचार करती है, इसलिए नहीं। हम लोग तो सदन के बाहर में मामला को उठाते ही रहते हैं। अगर आप नहीं चलाइएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और एक स्तंभ अगर चुप रहेगा, गूंगा रहेगा। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा।
लाठी डंडा नहीं चलाएगा, आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन है उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। ये काम होना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, खुद कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बनाइए। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं हमें महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर कांग्रेस के तमाम नेता क्यों कह रहे हैं कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होगी उसके बाद सीएम का चेहरा घोषित होगा। और कांग्रेस ऐसा लाख बयान देते रहे, आरजेडी ने तो अपना मन बना लिया। आपको बता दें, आरजेडी छोटी छोटी पार्टियों को ज़्यादा तवज्जो देने के फिराक में है, जिसके पास वोट बैंक है, जिसके पास समर्थन है। जैसे उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बीएसपी के पास वोट है, आरजेडी को लगता है उसके साथ समझौता करने का फायदा होगा। झारखंड से सटे इलाकों में जेएमएम के पास वोट है, उसके साथ आरजेडी समझौता करेगी। जहां तक लेफ्ट का सवाल है, लेफ्ट के साथ समझौता करेगी। जहां तक कांग्रेस और वीआईपी का सवाल है, वीआईपी के पास भी कुछ वोट है, आरजेडी मानती है, लेकिन वीआईपी क्या करेगी उस पर विश्वास नहीं है आरजेडी को। और कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। कांग्रेस अगर ज्यादा इधर उधर करेगी तो आरजेडी उससे अलग भी सोच रही है। अब कांग्रेस लाख कुछ कह ले, आरजेडी जो सोच रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, श्याम किशोर चौबे जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, विनय कुमार जी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, सीधा सवाल है मेरा, ये बताइए कि पप्पू यादव को भी बुला लिया गया, कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं, पर आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आरजेडी मान रही है कन्हैया से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वोट बैंक में कुछ नहीं होने वाला है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस को जो करना है कर ले, हम 50 बहुत राहुल और सोनिया बात करेंगे तो हम 55 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। ऐसे हमने 50 से नीचे ही इनके लिए सीट तय किया है और जो हम तय करेंगे वही देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आरजेडी इस कदर बेफिक्र है और आरजेडी कह रही है कि अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, किसी दल से बात नहीं हुई। सब लोग को पूरा अधिकार है अपना बाहें फैलाएं, मसल्स दिखाएं कितने ताकतवर हैं, लेकिन सबसे बड़ा घटक दल हम कांग्रेस को 50 के आसपास ही सीट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। कांग्रेस अगर सभी 243 सीटों पर लड़के ही कितनी सीटें पा जाएगी, सीधी सी बात है। केवल कांग्रेस ही नहीं, जो अभी खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है भाजपा, अगर वही 243 सीटों पे जीत जाए तो क्या सरकार बना लेगी क्या? या जेडीयू नीतीश कुमार लड़ जाए तो वो सरकार बना लेंगे क्या? सवाल है क्या अकेले 243 सीटों पे तेजस्वी यादव यानी आरजेडी लड़ जाए तो सरकार बना लेंगे क्या? जाहिर बात है वहां पे मिलीजुली सरकार का ही अभी तक सीन है। मिलीजुली सरकार में इधर महागठबंधन है, उधर एनडीए है। अभी इन लोगों के बीच, जैसा कि आपने भी बताया, अभी कोई बात नहीं हुई है सीट शेयरिंग की। एक अंदाज है कांग्रेस अगर तैयारी कर रही है, अगर उसने कन्हैया कुमार की पदयात्रा कराई, अगर उसने वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया और नया प्रदेश अध्यक्ष ले आई, नया वो प्रदेश प्रभारी ले आई, और पप्पू यादव की कल के पहले तक लग रहा था कि एंट्री होगी कि नहीं होगी, लेकिन कल के बाद अब लगने लगा है कि पप्पू यादव की एंट्री होके रहेगी। ऐसी स्थिति में समझौता गठबंधन तब चलता है जब दोनों ओर से इच्छाएं हो, दोनों ओर मतलब प्रेम तो तभी पकता है ना जब दोनों ओर आग बराबर हो, दोनों के हृदय में, दिल में, और उसके बाद दोनों की जरूरतें बराबर हों और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हों। उसमें थोड़ा कोई झुकेगा, कोई एक झुकेगा, दूसरा भी झुकेगा। तो अभी ये कहना मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दबाजी होगी, अर्लियर होगा कि क्या होगा। लेकिन अब सवाल है 70 सीटों का और 55 सीटों का। 70 सीटें अगर कांग्रेस को
पिछली बार की तरह 2020 की तरह मिल ही जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर 55 सीटें भी उसको मिलती हैं, मनोवांछित सीटें जहां उम्मीद बन सकती है, तो बेशक ये 19 से ऊपर उठेगी। अभी तो 19 पे अटकी हुई है, उसमें भी 2 भाग गए हैं, 17 पे है। तो मेरी उम्मीद है कि अभी गठबंधन होगा। और जो कहा जा रहा है कि जेएमएम तो बीएसपी तो वीआईपी तो पारस, ये जो 4 नाम हैं या 4 दल हैं, 4 लोग हैं, 4 नाम हैं, ये कितना मैटर करते हैं? जेएमएम अभी तक 1 सीट जीता है संताल परगना से सटे इलाके में, वो भी उसका विधायक भाग गया। एक से बढ़ के वो 111 तो जेएमएम वहां होगा नहीं, 1 से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जेएमएम का वहां कितना वैल्यू है? वही हाल वीआईपी का है, वीआईपी भी 0 पे आउट है। वही हाल पारस का है। हाँ, पारस के साथ एक खासियत है, थोड़ी सी खासियत है, बहुत थोड़ी सी एक खासियत है कि पारस का व्यक्तिगत तौर पे मेरी समझ से कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन उनके साथ जो सूरजभान सिंह हैं, वो सूरजभान सिंह अनंत सिंह को टक्कर दे सकते हैं। मतलब अनंत सिंह के पैरेलल वो कुछ कर सकते हैं, टक्कर भले न दे लेकिन कुछ कर सकते हैं। दोनों का क्या कहिएगा कि कार्य व्यवहार चाल चलन एक जैसा रहा है, तो और दोनों एक जाति के हैं। ऐसी स्थिति में अभी थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन अगर 55 सीटें भी लोग आरजेडी देता है और वो कांग्रेस के मन माफिक देता है, तो मेरे ख्याल से ये बुरा समझौता नहीं होएगा। रही बात अभी कांग्रेस क्या सोचती है, तो कांग्रेस के सोचने के लिए तो मेरे ख्याल से कल तक तो इंतजार करना होगा, जब इनका अधिवेशन समाप्त होगा। तो अभी जो बिहार और उधर तमिलनाडु में चुनाव होने हैं बिहार के बाद, तो मेरे ख्याल से इस पर कोई न कोई ये लोग नीति तय करेंगे, अपनी रणनीति, अपना विचार तय करेंगे। रही बात ये कहने की कि अभी मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से नहीं कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है तो ठीक कहा जा रहा है। और तेजस्वी बोल रहे हैं, अपने आप को अगले सीएम के रूप में इम्पोज कर रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, अगर, तो जाहिर बात है कि ज्यादा सीटें आरजेडी को आएंगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे। लेकिन जब तक दोनों के बीच सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तब तक कांग्रेस कैसे कह दे कि हम बना ही देंगे। मतलब आप चूंकि इसमें इस बार बिहार के चुनाव में अभी से झारखंड की थोड़ी सी ही सही चर्चा है कि जेएमएम भी वहां एक पार्टनर बन के खड़ा होएगा। तो मैं झारखंड के लिहाज से बता दूं कि चुनाव के पहले तक सब कोई वैसे ही दंगल मारते हैं। अभी हाल में 4.5 महीने पहले झारखंड का चुनाव हुआ तो बीजेपी तो ऐसे यहाँ इम्पोज कर रही थी, हिमंता बिस्वा शर्मा आदि आदि आदि, कि बस हमारी सरकार बनी और फर्स्ट कैबिनेट में हम ऐसा निर्णय ले लेंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, लेकिन हाँ शो किया जा रहा था कि उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। और आज 4.5 महीने हो गए और 4.5 महीने में भाजपा अपना यहाँ पे मुख्य सचेतक और सचेतक तक नहीं नियुक्त कर सकते। 4.5 महीने, ठीक है, मेरे ख्याल से इतिहास की ये पहली घटना है। ठीक है, चलिए, तो ये इतिहास की पहली घटना है। बहुत सारी घटना ऐतिहासिक है। पिछले 4 साल में अपने संगठन का चुनाव नहीं करवा पाई 6 साल में कांग्रेस बिहार में, ये बात आप जान लीजिए अपने। हाँ, तो ये बहुत तरह के आरोप, इस तरह की बातें हैं और सारी पार्टियों में होती हैं, जब खास तौर पर वो नीचे की तरफ जाती हैं तो। लेकिन विनय जी, हम बात कर रहे थे कि दरअसल आरजेडी सोच क्या रही है। कांग्रेस इतना उठापटक कर रही है, आपको बताएं अंदर से आरजेडी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आरजेडी बिल्कुल इसको लेकर के बेफिक्र है। मैंने कई नेताओं से बात की कल से लेकर के अभी तक, उनका कहना था कि ठीक है, प्रदेश के कुछ नेता राहुल गांधी को कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी पता है कि कांग्रेस की हैसियत 50 से ज्यादा सीट लड़ने की नहीं है और 50 भी दोस्ती की वजह से उनको दी जाएगी। और आरजेडी पहले से मन बनाया हुआ 50 से भीतर समेट देना है, ज्यादा सोनिया और राहुल बात करेंगे तो 55 दे देना है। तो आप बताइए, एआईसीसी की मीटिंग, पप्पू को बुलाया जाना, कन्हैया की पद यात्रा, आरजेडी कहती है कन्हैया के पद यात्रा से कोई असर नहीं पड़ा है।
गांव में कोई पेनिट्रेशन नहीं है। मीडिया में बज है तो कन्हैया मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं, यहाँ हो दिल्ली हो हर जगह छाए रहते हैं, लेकिन किसी समाज के वोट पे असर पड़ रहा है इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। और जहां तक पप्पू यादव का है तो आरजेडी के कुछ नेता हंस के कह रहे थे कि बुला लें अपने साथ कर लें, पप्पू कितने दिन रहेंगे इनको भी समझ में आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को लेकर के आरजेडी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा और वो कह रहे हैं जब बात होगी तो हम अपनी शर्त रख देंगे और अपनी शर्तों पे ही पॉलिटिक्स करेंगे, इसके अलावा कांग्रेस को हम कुछ ज़्यादा देंगे नहीं बिहार में, ये आरजेडी का कहना है। विनय जी देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों में हाशिए पर थी बिहार में, लेकिन इस समय तो कांग्रेस पार्टी की ही चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है और आप भी उस पर कांग्रेस पार्टी पर डिबेट कर रहे हैं। चारों तरफ कन्हैया की चर्चा है, राहुल गांधी की चर्चा है। राहुल गांधी 3 बार बिहार आ चुके हैं 2-3 महीने के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी फोकस में है इस समय बिहार में और इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को विस्तार करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिन कारणों से अपना जनाधार खोई थी उन कारणों को ढूंढा जा रहा है और राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि भाई जितने हिस्सेदारी मिलने चाहिए थी पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, हम नहीं दे पाए। उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खास करके मंडल कमीशन के बाद कांग्रेस पार्टी सिकुड़ने लगी और बिहार के कांग्रेस पार्टी पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा था, संगठन में भी उन्हीं के पास ताकत। अब इसको राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से लेकर चलना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें बार बार वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के सम्मान देने की बात कर रहे हैं। जो मुद्दा कभी लालू प्रसाद यादव बिहार में उठाते थे उस मुद्दे को आज प्रमुखता से अगर आवाज देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो राहुल गांधी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने का काम और इसलिए उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह बना उसमें फिर पिछड़ों को उन्होंने अच्छी खासी तादाद में कह सकते हैं पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक में 2/3 से ज्यादा उसके रहे अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और अधिक संख्या में बने हैं। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बिहार के एक वर्ग को जिसकी आबादी ज्यादा है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब कितना कर पाती है नहीं, चुनाव वो कर रही है, लेकिन वो ये देखिए कांग्रेस पार्टी कर रही है विनय जी, वो तो सबका अधिकार है, पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिसकी घटक दल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस कहती है हम 70 से ज्यादा सीट लेंगे, वो कहता है हम 50 से कम सीट देंगे और ज्यादा सोनिया और राहुल से दोस्ती निभाना होगा तो 5 और दे देंगे, उससे ज्यादा हम देंगे नहीं। अब प्रचार आप खूब करते रहिए, पदयात्रा आप खूब करते रहिए। डॉक्टर संजय आपको याद होगा गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया लड़ रहे थे, कौन हीरो हीरोइन नेता अभिनेता बेगूसराय में नहीं पहुंचा था और हारे कितने से? 4.5 लाख से। चर्चा तो पूरे देश में थी, पर जिस तरह की हार हुई थी वो सबको पता है। तो सवाल यह है कि आरजेडी उसी का तो आकलन कर रही है कि इनका पेनिट्रेशन है नहीं, और पेनिट्रेशन है नहीं तो ये ज्यादा सीट डिजर्व करते नहीं है। दरअसल वोट है बीएसपी के पास जो यूपी से बॉर्डरिंग इलाका है, जेएमएम के पास है जो झारखंड से बॉर्डरिंग इलाका है, वोट लेफ्ट के पास है उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। वीआईपी पे हमको भरोसा नहीं है लेकिन उसके पास भी कुछ प्रतिशत वोट है, पर वो भरोसेमंद नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो 50 के भीतर रखेंगे, ज्यादा तो 55 दे देंगे, ऐसा मान रही है आरजेडी। आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को ले आओ, किसी को बिठा दो, 4 बार आ जाओ, 8 बार आ जाओ, पद यात्रा कर लो। इनफैक्ट आरजेडी और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारा माई बहन योजना
हिट हो चुका है, गांव-गांव में औरतें बात कर रही हैं, उसका असर हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव बनने जा रहा है और हम ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव दोनों का लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना। और तेजस्वी यादव ने तो खुद ही कह दिया परसों कि भाई आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको ताकत देंगे। तो उसके लिए ये जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, धार्मिक समीकरण, ये सारे समीकरण के इर्द गिर्द ये काम कर रहे हैं। रह गई बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बॉर्डरिंग इलाका है वो कैमूर का इलाका है, सासाराम का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहां पर रविदास समाज का एक अपना प्रभाव है और मायावती को वो लोग अपना नेता मानते हैं। उनके घर में आपको तस्वीर मिल जाएगी हाथी की और काशीराम जी की, मायावती की। तो मानते हैं कि अगर बीएसपी के साथ हम समझौता करते हैं और अगर 5 कुछ परसेंट वोट पासवान समाज का है तो 5.5% कुछ पॉइंट वोट जो है वो रविदास समाज का भी है। तो मानते हैं कि अगर पासवान एनडीए के साथ खड़े हैं तो रविदास को हम अपने साथ जोड़ लेंगे, तो बात बराबर हो जाएगी। दूसरी बात, सीमांचल के इलाके में जो इलाका है, जो इलाका जब बांका का है, जमुई का इलाका है, ये सब इलाके में ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। इवन भागलपुर में, तो इस इलाके में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीटें हम दे दे तो उनके अलायंस में अगर हम रहेंगे तो वहां भी हम मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि ट्राइबल भी अपने को हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं। मुकेश सहनी तो कहते हैं कि हम निषाद समाज, तो कई जातियों को क्लब करके बोलते हैं कि निषाद समाज का इतना वोट है। ठीक है, रविभूषण निषाद को बना दिया गया केंद्र में मंत्री, राजभूषण निषाद को, लेकिन अगर नेता के तौर पर कहिएगा तो निषाद समाज के नेता के तौर पर मुकेश सहनी का एक्सेप्टेंस है। वो बात चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास वोट नहीं है। अब ठीक है, थोड़ा सीट की बार्गेनिंग उनके पास हो जाएगी। तो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियां हैं। भले ही छोटा ही एक इनका कैनवास है, एक छोटा ही पॉकेट है, लेकिन उस पॉकेट का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता इनको है। और लेफ्ट, जिसमें सीपीआईएमएल, खास करके हर विधानसभा में कई जिले हैं जहां उस विधानसभा में इनके 15 से 20 हजार वोट है, कम से कम 10 हजार वोट है। वो अकेले लड़े तब भी, किसी अलायंस में लड़े तब भी, वो उनका अपना वोट है। लेफ्ट में सीपीआई सीपीएम का भी एक अपना प्रभाव है। तो लेफ्ट, मुकेश सहनी, जो बसपा की बात आप कर रहे हैं, ये सब के साथ एक सामाजिक और जातीय समीकरण जुड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? ये मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। भाई माइनॉरिटी तो ऑलरेडी जुटा ही हुआ है आरजेडी से। जहां लगेगा कि आरजेडी ही बीजेपी को हराएगी या एनडीए को हराएगी, वो क्यों बटेंगे कांग्रेस में और एआईएमआईएम में और जनसुराज में और इसमें कांग्रेस में? वो तो सीधे पोलराइज्ड हो जाएंगे आरजेडी के तरफ। और आरजेडी इस बात को समझती है कि अगर उनको दुश्मन नंबर मानने की बात होगी तो एक नंबर पर एनडीए या बीजेपी है। उनको हराने के लिए उनको वोट देना हमारी मजबूरी है, हमको वोट देंगे ही। इसीलिए बहुत भाव कांग्रेस को आरजेडी नहीं दे रही है। और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है, हाथ पैर तो मार रही है कि दलित समाज को भी साध रही है। वो रविदास समाज से ही आते हैं, राजेश राम उनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। कभी नहीं, पर आपको एक बात बताएं, पप्पू यादव ने अभी हाल में स्टेटमेंट दिया है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा फेल हो चुका है और बीजेपी को हराने के लिए हिंदी पट्टी में गठबंधन जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये पप्पू यादव का थोड़ा साधा हुआ स्टेटमेंट आ रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप लालू प्रसाद यादव और अखिलेश के व्यक्तिगत रिश्तों पर टिप्पणी करने से इनकार उन्होंने कर दिया और कहा हम ज्योतिषी नहीं हैं, व्यक्तिगत रिश्ते किसी के भी साथ हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया
की सक्रियता है, तो उनका कहना है कि ये सब हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। आरजेडी खुश रहे या ना रहे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सभी गठबंधन धर्म के तहत अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। तो एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि अब कांग्रेस को भी फर्क नहीं पड़ता आरजेडी खुश रहे या नहीं रहे, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। वो पप्पू यादव से हो तो भी ठीक है, वो कन्हैया से हो तो भी ठीक है। मतलब ये कांग्रेस अब खुल करके कहना शुरू कर चुकी है श्याम किशोर चौबे जी। पर सवाल ये है कि दोनों कह रही है हम ये साथ मिल करके लड़ेंगे, पर एक जगह अभी भी कन्फ्रंटेशन है। तेजस्वी खुद कहते हैं मुख्यमंत्री मैं, और कांग्रेस कहती है अभी बातचीत हुई नहीं है, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तैयार करेंगे, तय करेंगे, परिणाम के बाद तय करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर विवाद है तो ये साथ लड़ेंगे, इस पर तो विवाद है। अब हो सकता है कि इसके आड़ में सीट का बार्गेनिंग होगा, तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि 55 सीट से ज्यादा आरजेडी मैक्सिमम उससे ज्यादा देने को तैयार नहीं है। पर कांग्रेस भी टफ पोस्चरिंग मेंटेन किए हुए कि हम इससे कम पर मानेंगे नहीं। पर एक बात इस सब के बीच नजर आती है, जो कल राहुल गांधी ने कहा कि अरे भाई दलित के पीछे गए, मुसलमान के पीछे गए, ब्राह्मण के पीछे गए और इस चक्कर में ओबीसी छूट गया। आपको लग रहा है पप्पू यादव को सामने रखने का मतलब है अब ओबीसी पर नजर है कांग्रेस की, और कांग्रेस क्या बिहार में सफल होगी क्या ओबीसी का वोट एक्सट्रैक्ट करने में? जबकि कांग्रेस अभी तक मंडल का विरोध करती रही है, राजीव गांधी खुलकर विरोध किए हैं, कई रिपोर्ट को दबाया जाता रहा है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब ने दबाया। तो आपको लगता है ओबीसी अचानक कांग्रेस के तरफ देखने लगेगी? अचानक भले ना देखे, लेकिन बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी केवल अभी नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी मेरे ख्याल से 4-5 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं ओबीसी पे। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा में भी उन्होंने ये बात उठाई थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी रैंक में कितने लोग ओबीसी हैं और सरकार बताए, तो वो तो उस पे काम कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं उस पे आता हूँ, थोड़ा मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जो जितना आपने नाम लिया जितने दलों के साथ गठबंधन का, तो कांग्रेस तो अभी दूर की बात है, लेकिन जेएमएम बढ़िया से बार्गेन करेगा इस बार तेजस्वी यादव और लालू यादव और आरजेडी को। वह इसलिए कि झारखंड चुनाव में 7 सीटों में से 4 सीटें अगर निकली हैं लंबे अरसे के बाद आरजेडी की, तो उसमें जेएमएम का साथ रहा है और जेएमएम ने उनमें से एक को मंत्री भी बनाया है। तो इस लिहाज से जेएमएम वहां पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर बनाएगा और इनको देना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अभी मेरे ख्याल से कल तक, जो मैंने पहले भी कहा कि कल तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि क्या उनकी रणनीति उभर के आती है। इसके बाद कांग्रेस इस पोजीशन में तो है ही। अभी डॉक्टर संजय ने भी कहा कि कांग्रेस का कुछ नहीं है, फिर भी अगर दिल्ली की स्थिति बनती है तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना शायद सपना रह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के पास भले ही वोट चंक न हो हर जगह, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ तो वोट है कांग्रेस का, इसमें कहां शक है। और विधानसभा चुनाव में थोड़े थोड़े वोट से जीत हार होती है, और दिल्ली जैसा अगर सीन आया तो आरजेडी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना तो दूर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के पास खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, उसके पास महज 19 सीटें 17 सीटें, इनफैक्ट हाथ में 17 लोग ही हैं, 17 ही विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां समझदार हैं और मेरे ख्याल से समझदारी से काम लेंगे। रही बात पप्पू यादव की कि पप्पू यादव ने ऐसा कहा या राजीव गांधी ने ऐसा रोक दिया था या नेहरू ने ऐसा रोक दिया था, इंदिरा ने ऐसा रोक दिया था, तो वो तो इतिहास की बातें हैं। राजनीति में इतिहास को हमेशा भुलाया जाता है। अगर नहीं भुलाया जाता तो नीतीश कुमार और मोदी आज साथ नहीं होते, और ये बड़ा इतिहास नहीं है, बस चंद वर्षों का इतिहास है जब
नीतीश कुमार मोदी को बिहार में घुसने तक नहीं देना चाहते थे, उनके साथ मंच नहीं शेयर करते थे, साथ खाना नहीं खाना चाहते थे, वही नीतीश कुमार आज अगर चरण चुंबन कर रहे हैं तो राजनीति में ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं, ये हर कोई जानता है। रही बात मुख्यमंत्री की घोषणा की, तो अब भी आज की तारीख में कांग्रेस किस हालत में कह देवे कि नहीं मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव को ही बनाएंगे। नहीं, पर एक मजेदार बात है जो अभी का डेवलपमेंट है, वो कहते हैं, पप्पू यादव कहते हैं क्या चीज किसको पसंद पड़ता इससे मतलब नहीं है, कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार करेगी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। जवाब में आरजेडी कहती है हमारा सबसे बड़ा घटक दल है, मुख्यमंत्री हमारा होगा। पलट के राजेश राठौड़ का जवाब आता है जो कि उसके प्रधान प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कांग्रेस 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, और यहां तक कहा कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं 243 पर तो ये अपने घटक दल की मदद ही करेंगे अगर समझौता होता है तो। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस तेजस्वी को चेहरा मानती है, तो उनका कहना है कि शुभ दिन में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उस पर सीएम कैंडिडेट का फैसला करेंगे। राजेश राठौड़ यही कह रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू यही कह रहे हैं, पप्पू को भी कांग्रेस बुला ली, कन्हैया पहले से ही पदयात्रा कर रहे हैं। विनय जी, कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं, आरजेडी झुकने को तैयार नहीं, बयानों का टसल चल रहा है, थमेगा या एक दूसरे के विरोध में खड़ा होंगे, क्या दिख रहा है आपको? पंकज जी, कांग्रेस के पास क्या है, तो मुझे एक फिल्म की याद, इस समय फिल्म याद आ रहा है। एक दीवार फिल्म हुआ करता था 1975 में, ये रिलीज हुआ था यश चोपड़ा की फिल्म। हाँ, तुम्हारे पास धन है, दौलत है और मेरे पास मेरी माँ है। नहीं, मेरे बैंक है, बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? तो शशि कपूर जवाब दिए मेरे पास माँ है। हाँ। उसी तरह से कांग्रेस के पास ये इतिहास में दर्ज है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन को दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस के पास स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा सेहरा है कांग्रेस के पास। तो इससे पता चलता है कि पढ़ने के दिनों में आप कितना स्कूल छोड़ करके पिक्चर हॉल भागा करते थे, ये आप ऑन स्क्रीन खुद कबूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा मैं वही बात बताने जा रहा हूँ, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए लेकिन ये बहुत समय जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ। नहीं, एकदम अभी भी बहुत मशहूर डायलॉग है। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि दरअसल आप आरजेडी के नेताओं से बात करिए, कांग्रेस का देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। नहीं, ठीक है, कांग्रेस का देखिए पोस्चरिंग और टफ होता जा रहा है। पप्पू यादव खुल करके आ गए हैं कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेसी बन करके बयान दे रहे हैं, राजेश राठौड़ बयान दे रहे हैं, और आरजेडी कहती है कि भाई हम बीएसपी से समझौता करेंगे, जेएमएम से समझौता करेंगे, पारस गुट से समझौता करेंगे, लेफ्ट को ज्यादा तरजीह देंगे। इनके पास वोट बैंक है, वीआईपी को तरजीह देंगे लेकिन 15 से ज्यादा नहीं देंगे, वीआईपी पे भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी सबसे बात कर रहे हैं, वो एनडीए के टच में भी हैं, एनडीए 6 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, ऐसा आरजेडी के नेता कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है डॉक्टर संजय कि वीआईपी को आरजेडी मानती है 15 सीट, इससे ज्यादा नहीं, और कांग्रेस को मानती है 50, बहुत राहुल गांधी सोनिया बोले तो 55, मतलब 45 से 55, तो 55 15 कितना हो गया, 70, और 30 सीट में बीएसपी, जेएमएम, लेफ्ट और पारस गुट, तो ये हो गया 100, मतलब 143 सीट पर खुद लड़ेगी, 144 सीट पर, और 100 सीट इन लोग के बीच में बांट देगी। यही आरजेडी का है फॉर्मूला, और इसी के तहत आरजेडी काम करेगी। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, लेफ्ट हम समझते हैं कि नहीं मानेगी। लेफ्ट में चूंकि स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का बहुत अच्छा रहा है, इनको शायद 19 सीटें दी गई थी, 12 पर ये जीत गए थे। तो लोकसभा में भी
ये दो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, काराकाट भी जीत गए, आरा भी जीत गए। तो स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का बहुत अधिक है। और कुछ दिन पहले दीपंकर भट्टाचार्य कह रहे थे कि 60 से कम सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ, सीपीआई सीपीएम को जितना सीट पर ये निपटा दें, 5 दे दें, 2 दे दें, 10 दे दें, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सीपीआई-एमएल मानेगी नहीं और एक अच्छा खासा सीट लेगी, क्योंकि सीपीआई-एमएल की अपनी जमीनी पकड़ है। दूसरी बात, कांग्रेस को अगर मजबूत सीटें दी जाती है तो कांग्रेस मजबूत सीटों पर लड़ना पसंद करेगी। ठीक है, वो 55 ही सीट हो जाए, लेकिन 55 अगर मजबूत सीटें देती है आरजेडी तो कांग्रेस मान जाएगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं मानेगी। दूसरी चीज, एक पक्ष ये भी है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाना तो केवल एक व्यक्ति को है, वो है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, इस बात को मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं, इस बात को लेफ्ट की पार्टियां भी समझ रही है, ये बात कांग्रेस भी समझ रही है। तो लेफ्ट तो चुप है, लेकिन कांग्रेस मुखर है। और अगर बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे कांग्रेस को, कट साइज करेंगे, तो शायद कांग्रेस हो सकता है कि कहेगी कि ठीक है, तो आप लड़ लीजिए, 243 पर हम लड़ लेंगे अकेले, हमारे हिस्से में क्या है। 19 सीट पिछली बार आई थी, 19 सीट अगर हम जीत जाते हैं तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसको लेकर के कांग्रेस को 55 सीट के बारे में जो आप बता रहे हैं कि अगर मजबूत सीटें दी जाएगी तो कांग्रेस इनके साथ अलायंस में रहेगी। अंतिम प्रयास कांग्रेस करेगी कि हम अलायंस में ही लड़ें। मुकेश सहनी के बारे में बहुत प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर उनको एनडीए बहुत सारा प्रलोभन दे दी कि कितने मंत्री यहाँ, कितने मंत्री वहां, सीट की संख्या इतनी, तो मुकेश सहनी अंतिम समय में भी रणनीति बदल सकते हैं। इसीलिए पार्टियां प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार रखती है। तो कांग्रेस और आरजेडी साथ लड़ने की संभावना, इवन लेफ्ट भी, हाँ ठीक है, थोड़ा सीपीआई-एमएल की सीट अधिक बढ़ेगी, वो मांगेंगे और वो अपना स्ट्राइक रेट बताएंगे कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। तो सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, आरजेडी नहीं चाहेगी कि हम इनको कहीं से भी लूज करें। बसपा की जहां तक बात है, तो बसपा या मुकेश सहनी अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो बहुत हमको नहीं लगता है कि आरजेडी इनको भाव देगी, क्योंकि ये तो 60 सीट की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। अब 60 सीट इनको दे देगी, 70 सीट कांग्रेस को दे देगी। नहीं, मैं आपको वही बात तो बता रहा हूं, श्याम किशोर चौबे जी, कि मुकेश सहनी को 15 सीटें अंत में देगी, लेकिन अभी मुकेश सहनी से कोई कमिटमेंट के लिए आरजेडी तैयार नहीं, ना उप मुख्यमंत्री पद, ना 60 सीट। क्योंकि आरजेडी के भीतर आप बात करिए नेताओं से जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं और जो स्ट्रैटेजी बनाने में आजकल बड़ा इफेक्टिव है, तेजस्वी यादव के विश्वास पात्र हैं, आप उनसे बात करिए, वो कहेंगे कि नहीं, अभी हम वीआईपी से बात ही नहीं कर रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि वीआईपी ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसकी बात तमाम पार्टियों से चल रही है, एनडीए से वो बात कर रही है, इसलिए अभी हम बात किसी भी दल से नहीं कर रहे हैं, समय आने पर करेंगे। पर हमारा इरादा बहुत साफ है, वीआईपी को हम 15 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे बताया गया, आप डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि 20 सीट पर नहीं मानेगी लेफ्ट, तो अभी तक आरजेडी ये मान करके चल रही है कि लेफ्ट को 20 सीट ही देंगे, जितना हम पिछली बार दिए थे। ये ऐसा आरजेडी का मानना है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को मैंने बता ही दिया 45 से 55, 45 देने का मन बनाया है, सोनिया राहुल के कहने पर 55 हो सकता है। और जहां तक जेएमएम और बीएसपी का सवाल है और पारस का सवाल है, तो इनके बीच में 10 सीट को बांट दिया जाएगा, 10 से 15 सीट, यही गुंजाइश दिखाई पड़ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी? लेकिन मैं जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, हर हाल में आरजेडी 143 सीट पर लड़ेगी और 100 सीट बांटेगी। 100 सीट में कांग्रेस भी होगी, लेफ्ट भी होगी, बीएसपी भी होगी, जेएमएम भी होगी, पारस गुट भी होगा। यही आरजेडी की प्लानिंग है। देखिए, इसमें जब आदमी को बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो कुछ चीजें उसको छोड़नी भी पड़ती हैं। तो
इस बार जो सीन बन रहा है उसमें आरजेडी को अपनी कुछ सीटें कम करनी पड़ेंगी, इसलिए कि जो आपने कहा कि 15 सीटों के अंदर बाकी जेएमएम, बीएसपी ये सबको निपटा देंगे, तो मेरा जहां तक अंदाज है, शायद विनय जी भी सहमत होंगे, कि दर्जन भर से कम सीट पर इस बार जेएमएम नहीं मानने वाला है। जेएमएम उतना लेके रहेगा। जेएमएम के हौसले बुलंद हैं और उनका अपना जो वोट बैंक है सो है थोड़ा बहुत उसी के आधार पे। रही बात कांग्रेस की, तो वो तो सीधी सी बात है कि नंबर पे बहुत झगड़ा नहीं होगा, सीटों पे झगड़ा होगा कि कौन सी सीटें होंगी। अगर डॉक्टर संजय ने भी कहा, सबको ही पहले भी मैंने भी कहा था कि वो 55 सीटों पे वो मान सकती है, बशर्ते उनकी मनपसंद सीटें हों। ये नहीं है कि आप ले लीजिए ये सीट, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस है तैयारी में और कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से उसकी रणनीति सही है, आरजेडी की भी रणनीति सही है, गड़बड़ नहीं है। चुनाव के पहले ये सब होता है, जहां जहां गठबंधन होता है। अब देखिए ना, 2019 से 2024 के बीच बीजेपी के पास संसद में 303 सीटें थी, उसको क्या जरूरत थी कि 30-35 छोटे छोटे अनाम से दलों को साथ में लेके चलने की, चल रही थी। अब ये गठबंधन का जमाना है, भले आप पावरफुल रहें, तो छोटे छोटे जो मतलब कम तादाद में जहां वोट है, जिनके पास कम तादाद में वोट है, वो भी अगर जुड़ता है तो एक एक जुड़ के ऐसे ही 11 होता है। अब 1+1 गणित में पढ़ाया जाता है 2, लेकिन राजनीति में पढ़ाया जाता है 1+1 11 होता है। तो वो 11 वाली रणनीति मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव समझ रहे होंगे और करेंगे उस पे। अभी तो पैंतरे भाजी रहेगी भाई, जब तक सीट शेयरिंग के लिए 1 बार 2 बार 3 बार बढ़िया से टॉप लीडर्स के बीच बैठक नहीं होती है, तब तक तो सभी अपना कहिए कि मसल बांह दिखाएंगे कि हमारी बांह ज्यादा मजबूत है। नहीं, वो बांह मजबूत है। एक लॉजिक और दे रहे हैं विनय जी, आरजेडी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे ही बीजेपी और जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पास कराया, अब मुसलमान बल्क में पूरे तरीके से हमको वोट देंगे, जेडीयू को तो वोट देंगे नहीं, और अब मुसलमान का वोट बिखरने का जो डर था वो भी टल गया है। इसलिए हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी पहले हमारे तरफ, आरजेडी के तरफ देखेगी, हमारे घटक दल के तरफ देखेगी। कांग्रेस अगर ज्यादा उड़ रही है कि मुसलमान अब उसकी तरफ देखेंगे, तो वो भूल कर रही है। मुसलमान हम पे बिहार में ज्यादा भरोसा करेगी, विधानसभा चुनाव में वो हमको ही वोट देगी, इसलिए कांग्रेस को गलतफहमी ना पाले। नहीं, देखिए पंकज जी, वोट का बड़ा अद्भुत गणित, हम लोग बहुत नजदीक से चीजों को देखते। 2004 का लोकसभा चुनाव था, हाजीपुर से रामसुंदर दास चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, और 14,000 वोट पर सिमट गए। और वही रामसुंदर दास और कई लाख वोट से रामविलास पासवान चुनाव जीतने में कामयाब हुए। और वही रामसुंदर दास 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान को हरा देते। अब जहां 14,004 में और वो 2009 में विजेता वो व्यक्ति हो जाता है, तो वोट का गणित जो है बहुत अद्भुत है। और मुझे नहीं लगता है कि थोक में मुस्लिम मत आरजेडी या कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि पसमानदा जो समाज है, जो बिहार में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, पसमानदा समाज में कहीं न कहीं वोट को लेकर उनके मन में एक चिंतन चल रहा है, उनके बीच एक विचार विमर्श चल रहा है कि पसमानदा को भी वक्फ बोर्ड में अब जगह मिलेगा। पहले इन लोगों को जगह नहीं मिलता था, और पसमानदा पर जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग मुखर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बल्क में कोई चीज मिलने वाला है। हाँ, जो मुस्लिम समाज में भी बड़े लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे मुस्लिम समाज में, उनकी बड़ी नाराजगी है वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी से और या जदयू से, क्योंकि वो लोग डोमिनेट करते हैं तो आज वो चीजें प्रगति हो रहा है। लेकिन जो लोग दबे कुचले थे उस समाज में, जिनकी पूछ कम थी, मुझे लगता है कि वहां चिंतन चल रहा है और कुछ वोट जरूर जदयू और बीजेपी गठबंधन को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मिलेगा? बहुत अच्छा लगता है विनय जी। लड़ाई तो जबरदस्त होगी, ये भी तय है। पर डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि पप्पू अब मुखर हो रहे हैं मीटिंग के बाद,
कन्हैया की यात्रा जारी है। कन्हैया पर तेजस्वी कुछ नहीं बोलते हैं और कन्हैया तेजस्वी पर कुछ नहीं बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है इस यात्रा का मतलब क्या है, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहते हैं अभी फिलहाल पद यात्रा की बात करिए। तेजस्वी और कन्हैया दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने से बचते हैं। जहां तक पप्पू का सवाल है, वो सीधा तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी को खारिज करते हैं और वो ये भी कहते हैं किसको क्या अच्छा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें चल रही हैं, पर आरजेडी बिल्कुल बेखबर है। उसके 3 बड़े कारण, और बेखबर बेपरवाह इसलिए क्योंकि आरजेडी मानती है कांग्रेस का बड़ा जनाधार नहीं है, कांग्रेस कुछ कर ले। दूसरा, मानती है राहुल गांधी को कंफ्यूज किया जा रहा है। तीसरा, मानती है जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है किसी भी वजह से कि मुसलमान उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वक्फ संशोधन बिल के बाद एक बार फिर से मुसलमान आरजेडी को ही वोट देगा, उसके घटक दलों को ही वोट देगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का प्रमुख प्रतिद्वंदी आरजेडी है। इसलिए कांग्रेस गलत फहमी में मत रहे। जो लोग राहुल गांधी को कंफ्यूज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, समय आने पर राहुल गांधी भी समझ जाएंगे। और वैसे हमने आपको साफ साफ कह दिया 45 से 55, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ले आए निकाल दें, कुछ भी करें। बिहार के भीतर की राजनीति उनको हमारे साथ करनी है तो हमारे शर्तों पर ही करनी होगी, नहीं तो उनके प्लेटर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे गठबंधन को मजबूर हों। नहीं, मैं सहमत हूं आपसे कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पर लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जब गए उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मीटिंग में धरने पर जब वो थे, तो एक सहानुभूति तो मिली और मुसलमानों का ओरिएंटेशन भी आरजेडी की तरफ हुआ। ऐसा नहीं है कि वो फ्रैक्चर्ड होने जा रहे हैं। हाँ, सही बात है, तेलंगाना में, कर्नाटका में मुस्लिम हैं ओरिएंटेड कांग्रेस की तरफ, इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ बिहार में दोनों एक ही फोल्ड में है, इसलिए कांग्रेस अगर ये सोचती है कि आरजेडी को छोड़ करके अगर हम अलग लड़ेंगे तो हमारे साथ मुस्लिम खड़े हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो चाहती है कि दोनों साथ लड़े। और नहीं, आरजेडी का कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर के भी बढ़ा हुआ है कि माई बहन योजना बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट किया है। गांव में औरतें हमारी तरफ उम्मीदों से देख रही हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक पे हमने गहरी सेंधमारी की है। नहीं, ये तो भाई हर जगह सर चढ़ के बोला ना। ये अगर वहां से आ जाइए, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, झारखंड में जो मैया सम्मान योजना, तो माई बहन योजना की 2500 की राशि एक बड़ी राशि होती है। और लगता है कि अगर ये राशि, तो ये तो नीतीश कुमार के साथ जो महिलाओं का वोट इंटैक्ट है, जब महिलाओं की बड़ी कतारें लगती है तो मान लिया जाता है कि ये वोटर नीतीश कुमार जी के साथ। उन महिलाओं वोटरों पर दाव लगाने के लिए माई बहन योजना का दाव तेजस्वी जी ने खेला है और स्वाभाविक रूप से इसके असर पड़ेंगे। कौन नहीं चाहेगा भाई कि हमारे खाते में 2500 रुपया हर महीना आते रहे। बगल के झारखंड में मिला है तो बिहार में क्यों नहीं। उस हिसाब से अगर आप कहिएगा तो आरजेडी कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री किसको बनना है? तेजस्वी जी। फिर मैं दोहरा रहा हूं, कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? युवा आबादी का बिहार। आप दोहरा रहे हैं तो एक बार फिर से हम दर्शकों को दोहरा दें, उनको बता दें। आरजेडी के दिमाग में बहुत साफ है, 45 से 55 कांग्रेस, 20 से 25 लेफ्ट और 15 मैक्सिमम वीआईपी। अगर साथ रही तो, ऐसे वीआईपी पे भरोसा नहीं है। और जहां तक सवाल है पारस गुट, बीएसपी और जेएमएम, बाकी बचा सीट इनके पास। आरजेडी ये मानती है 143 से कम पे हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। पंकज जी, मुझे नहीं लगता कि बीएसपी समझौता में बिहार में रहेगी। मुझे लगता है कि बीएसपी अकेले लड़ेगी बिहार में। नहीं, वो बीएसपी से बात इनकी चल रही है। आरजेडी मान रही है कि हम बॉर्डरिंग जो इलाका है यूपी का,
वो हम बीएसपी के साथ समझौता करके मैदान में आएंगे। और अगर कांग्रेस से समझौता नहीं होता है तो ज्यादा सीटें दे करके भी बीएसपी को अपने पाले में आरजेडी लाएगी, क्योंकि ये सासाराम, कैमूर, इन इलाकों में आरजेडी बीएसपी को बहुत इंपॉर्टेंट एलाई के रूप में देख रही है। ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। बहरहाल आगे जो भी होगा हम बताते रहेंगे। बिहार की राजनीति गर्म है। पप्पू यादव फिर से मुखर दिखाई पड़ रहे हैं। कन्हैया की पदयात्रा जारी है, लेकिन आरजेडी को कोई असर नहीं पड़ रहा है। आरजेडी अपने तरीके से साफ कह रही है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं और हम जो चाहेंगे हम अपने हिसाब से ही लोगों को सीट देंगे। राहुल गांधी को प्रदेश के नेता कंफ्यूज कर रहे हैं। बिहार की बात में इतना ही। विनय कुमार जी, श्याम किशोर चौबे जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।